हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, यदि आपने इसके पिछले वाली वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें। सो स्टूडेंट, आइए हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी ये सब जो क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इनका सल्यूशन द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। सो स्टूडेंट, यदि आपने इसकी पिछली वाली वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जाके उस पिछली वाली वीडियो को देख लें, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 है। उसके बाद इस पार्ट 3 को स्टार्ट करें तो आपको ईजिली आसानी से समझ में आएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी कि एक आयत है और उसका क्षेत्रफल हमें 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। और आगे पढ़ते हैं। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा और हम लिखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे हल। पहले क्वेश्चन का हल। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हमें दिया गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी कि भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे इस प्रकार से। यह हमारा आयत है, आयताकार भूखंड है और इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर हमें दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर है हमारा। और फिर उसके आगे क्या दिया गया है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमें चौड़ाई नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं, माना आयत की चौड़ाई बराबर कितना, x मीटर हम मान लेते हैं, x मीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्षेत्र की जो लंबाई है, यह लंबाई, चौड़ाई तो हमने मान लिया x मीटर है हमारा, और जो यह लंबाई है, लंबाई दिया गया है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। यानी चौड़ाई x है, चौड़ाई का दोगुना कितना होगा 2x, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक यानी +1 मीटर। तो यहाँ पे हमें लंबाई मालूम हो गया, चौड़ाई मालूम हो गया, और यहाँ पे हमें क्षेत्रफल भी दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई L b गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ से हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। लंबाई कितना है 2x+1, तो 2x+1, चौड़ाई कितना है x है। तो यहाँ पे x बराबर हमें दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 528 हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इस x का मल्टीप्लाई इस 2x में करेंगे तो कितना होगा 2x² हो जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो +1, और यह 528 जो है बराबर के राइट साइड में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -528 बराबर 0। तो यह हो जाएगा हमारा सल्यूशन। यही पे हम छोड़ देंगे, यह हमारा हो गया आंसर। क्योंकि हमें दिया गया था क्वेश्चन में कि हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है और इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत, सबसे पहले हम समझेंगे क्रमागत क्या होता है। हम समझेंगे क्रमागत क्या होता है। क्रमागत जैसे आप मान लें कि पहली संख्या आपकी 1 हो गई। यदि आपको कोई बोल दिया कि पहली संख्या 1 है और इसका 2 क्रमागत निकालिए। क्रमागत मतलब कि उसके आगे का संख्या, जैसे 1 है और इसका हमें 2 क्रमागत संख्या निकालनी है। तो 1 में 1 ऐड कर देंगे हम, 1 में 1 ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इस मतलब इसका भी हमें क्रमागत निकालना है। तो इसमें भी हम 1
+1 इस प्रकार सेट कर देंगे। तो हमारी 1 का 2 क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, ये तो 1 है ही है, इसका 2 क्रमागत संख्या 2 और 3 हो जाएंगे इस प्रकार से। तो हम मानेंगे, माना पहली संख्या हमारी x है और इसकी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 1 ऐड कर देंगे, x + 1, यह हो गई हमारी x की क्रमागत संख्या यानी दूसरी संख्या। तो यहाँ से हम लिख देंगे दूसरी संख्या हमारी होगी x + 1, इस प्रकार से हो गई दूसरी संख्या। आपको एग्जाम में इस प्रकार से लिखना है, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1 हो गई। अब हम देखेंगे अब आगे क्या है। आगे हमें दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, 306, और जो ये दोनों संख्या हैं इनका गुणनफल 306 है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 है, यानी हम इस प्रकार से करेंगे x + 1 × x = 306 है, इस प्रकार से। तो इस x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आएगा हमारा x², x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो +x, और यह बराबर की इस तरफ प्लस है, बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस का 306, और इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। तो यह हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ दिया गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में बना के हमें छोड़ देना है और इसके आगे सॉल्व हमें नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमने द्विघात समीकरण बनाया और इसको यहीं पे छोड़ दिया, यही हो गया हमारा आंसर, लिख देंगे। तो आप यदि इस प्रकार से करते हैं तो आपको एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतने आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया गया है, सोल्यूशन लिख लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा यहाँ पे, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि आपसे इसमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो हम यहाँ लास्ट में पढ़ रहे हैं, हमें क्या दिया गया है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें जिसकी आयु ज्ञात करनी होती है हम सबसे पहले उसी को लेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेट करेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, हमारा x वर्ष है। यह हमारा रोहन का आयु हो गया। अब फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, यानी रोहन की आयु कितना है x वर्ष, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी x + 26 वर्ष। तो यहाँ से हम लिखेंगे रोहन की माँ की आयु बराबर x + 26 वर्ष, यह रोहन की माँ की आयु है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु निकालेंगे और रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात निकालेंगे और दोनों का गुणनफल कितना है 360। तो हम करेंगे सबसे पहले इसमें, अब हम क्या करेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु पहले कितनी है रोहन की आयु x वर्ष, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी x + 3 वर्ष। और इसी प्रकार से 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी
पहले है x प्लस 26 वर्ष और 3 वर्ष जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। रोहन की माँ की आयु। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु इतनी है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु इतनी है, इनका गुणनफल 360 हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, फिर इनका गुणनफल यानी गुणा करेंगे, x प्लस 29 बराबर कितना हो जाता है 360 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर हो जाएगा। इस x का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो प्लस का 29x हो जाएगा। फिर 3 का x में प्लस का 3x प्लस 3 का 29 में करेंगे, यहाँ पे 3 का x में किए तो 3x और 3 का 29 में करेंगे तो 9 त्रिक 27 के 7 हाथ में लगा 2, 3 दूना 6 2 8 यानी 87 इक्वल टू 360। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको ऐड करेंगे आपस में। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 29x 3x कितना हो जाएगा 32x यहाँ से हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद ये 360 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा यानी प्लस 87 माइनस का 360, इधर कुछ नहीं तो 0। तो हम क्या करेंगे घटा देंगे इसको। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 32x और यहाँ प्लस माइनस माइनस घटेगा यानी माइनस 360 में 87 घटेगा। तो यहाँ पे कितना होगा एक, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में 7 जाएगा बचेगा 3, यहाँ बचा 5 हो गया, एक उधार दिया 15, 15 में 60 गया, हमारा कितना बचेगा 7 और यहाँ बचा कितना 2 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 को। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या दिया गया है और इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हम आपको सबसे पहले क्या बताए हैं कि हमें जो लास्ट में पूछा रहेगा, जो चीज़ ज्ञात करनी रहेगी, हम उसको पहले लेट करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है लास्ट में, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो हम मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो है हमारा चौथा का सॉल्यूशन है। तो यहाँ से हम लेट करेंगे क्या, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति हावर यानी घंटा है, हमने मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, तो दूरी बराबर हमें कितना दिया है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, यानी हम यहाँ से लिख देंगे दूरी बराबर हमें दिया गया है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब कुछ हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी किमी और हावर में चल रहा है। तो हम सारे जो यूनिट होंगे किलोमीटर और घंटा में ही होने चाहिए, इसके अलावा दूसरा यूनिट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने कर लिया। तो हमें चाल मिल गया, यहाँ पे दूरी मिल गया, बाकी क्या है हमें फाइंड आउट करना है। आगे हम पढ़ते हैं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। यानी हमें जो भी रिलेशन निकालना है, इस लाइन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि समय में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ से पहली स्थिति के लिए हम देखेंगे, स्थिति 1 के लिए समय हम निकालेंगे। स्थिति 1 के लिए समय निकालेंगे तो समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमारा दूरी कितना है 480 किलोमीटर, तो यहाँ लिख देंगे किमी, और चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा हावर। तो किमी से किमी कट गया और यह जो हावर है पलट के जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा 480 बट्टा x घंटा,
यानी पहली स्थिति में जो समय लग रहा है रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर दूरी तय करने में 480/x घंटा लग रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो, यानी क्या बोला है, चाल इतना कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो दूसरी स्थिति है हम यहाँ से लिखेंगे, दूसरी स्थिति हमारा यह कह रहा है रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो, यानी कि पहले चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्थिति में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। तो हम लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जा रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी x में से हमारा घट जाएगा, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल इतनी हो जा रही है। तो क्या बोल रहा है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो दूरी हमारा इतना ही है, दूरी बराबर 480 किलोमीटर। अब जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है चाल, तो इसी दूरी को तय करने में कितना घंटा अधिक ले रही है, 3 घंटा अधिक ले रही है, 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो यहाँ से हम समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो 480 दूरी है, चाल हमारा x - 8 हावर है। तो यहाँ पे है प्रथम स्थिति में समय इतना लग रहा है, द्वितीय स्थिति में समय इतना लग रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है तो समय हमारा 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो यह दूसरी स्थिति की समय है, यानी यह वाला समय ज़्यादा है और यह वाला समय कम है। तो इस वाले समय में से इस वाले समय को हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 3 घंटा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे कि 480/x - 8 यह हमारा दूसरी स्थिति में है, जब रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है तो समय अधिक लगेगा। आप खुद सोचिए कि आप जब जा रहे हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो आपको समय इतना लग रहा है, यदि इसी x किलोमीटर प्रति घंटा में से हमारा कुछ कम हो जाए तो समय ज़्यादा लगेगा। यानी कि यह वाला समय ज़्यादा है, इस वाले में से हम इस वाले को घटा देंगे, -480/x, और कितना समय ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 प्रश्नानुसार। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इजी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे कि 480 को हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में है, ऊपर से अंश से हम कॉमन ले लेंगे। तो 480 यहाँ से कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा हमारा 1/x - 8, और माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/x = 3 बचा। अब हम क्या करेंगे, इस 480 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे लेकर आएंगे डिवाइड में। तो हम पहले ब्रैकेट को इसको सॉल्व करते हैं, x का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो कितना होगा x, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x - 8, और अपान में क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x अपान में x - 8 अपान में 3, और यह मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 480 इस प्रकार से हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस अंदर ब्रैकेट होगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा तो माइनस यहाँ पे माइनस x आ जाएगा, माइनस +8, और अपान में क्या मिलेगा, x का x में x², x का -8 में -8x = यदि हम 3 से इसको डिवाइड करें तो देखें 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ हो गया 18, एक इसको दिया 18, 3 × 6 18 और 0, यानी 1/180 में मिल जा रहा है। तो यहाँ से 1/160 में मिल जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस x से यह x कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 160 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 मल्टीप्लाई इसका इधर, इसका इधर। सबसे पहले हम इसका इधर करते हैं तो क्या होगा, हमें
एक में करेंगे उतना ही मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इसका इधर करेंगे तो बराबर के उस साइड क्या मिलेगा 8 इंटू 160 मिलेगा हमें। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 160 का 8 के साथ। 8 का जब 0 में करेंगे 0, 8 का 6 में करेंगे 8 छक 48, हाथ में लगा 4, 8 एक का 8, 8 4 12, यानी 1280 हमें मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 1280। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसके स्थान पे 1280 लिखेंगे इस प्रकार से। अब जब यह 1280 बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, जब यह बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1280 बराबर 0। यहाँ से इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। सो स्टूडेंट, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।